दोस्तों, आज 29 दिसंबर हो गया और अब 30 और 31 दो दिन बचा है। बहुत लोग जो है नए वर्ष का सेलिब्रेशन करते हैं, पुराने वर्षों को विदाई देते हैं और ये 2020 चुनौती भरा वर्ष जहां बहुत सारी घटनाएं घटी, उस पर बहुत सारी बातें होंगी कल और परसों, और कुछ आज भी और कल परसों मैं कुछ बातें करूंगा। तो आज का हमारा जो कोट्स है, जैसा कि मैं शुरुआत करता हूं, वो हमारा कोट्स है, इफ़ समवन स्पीक्स टू यू विथ एंगर, प्योर द शूटिंग वेदर्स ऑफ लव ऑन द फायर। और इसके साथ ही हमारे व्यवस्था में कुछ अड़ियल, आप अड़ियल घोड़ा कह सकते हैं, हिनहिना रहा है, लेकिन काबू में नहीं आ रहे और जनता के हित को न देखते हुए योजनाएं परियोजनाएं और बहुत सारी बातें हो रही हैं। कहीं चेन का उद्घाटन हो रहा है और अंततोगत्वा कॉरपोरेट हाउस को ही फायदा पहुंचाने की कोशिश हो रही। तो इस तरह का जो रवैया है हमारे जनप्रतिनिधि का, हमारे सरकार का, वो निंदनीय है। हमारे अन्नदाता किसानों की बातों को अनसुना करना, आज किसान न सिर्फ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश बल्कि भारत के तमाम राज्यों के किसान समझने लगे हैं, आवाज़ उठाने लगे हैं और वो बेचारे चंद पैसों से थोड़ी सी उनके पास जो आय सोर्स होते हैं, जो छोटे छोटे किसान हैं, कुछ बड़े किसान हैं, उनकी बात मैं ज़्यादा नहीं कह रहा, लेकिन जो छोटे और मंझोले किसान हैं उनकी दयनीय स्थिति ठीक नहीं होती है। उनके तन पे कपड़ा नहीं होता, पैरों में चप्पल नहीं होता और वो जो है अपने परिवार को पालने के लिए थोड़े थोड़े किसानी कर करके अपने परिवार को पालते हैं। कहीं बटेदारी में, कहीं जो है बड़े किसानों से ज़मीन ले करके उस पर काम करते हैं। तो उन तमाम लोगों का हित को न देखते हुए कुछ चंद लोगों का, बड़े लोगों का या बड़े कॉरपोरेटर का या बड़े किसानों का हित देखते हुए जो राज्य करता है वो राज्य ठीक नहीं है, उससे सुधार होनी चाहिए। और ये सब अपने आप में एक भ्रष्टाचार है। जितने भी योजनाएं परियोजनाएं अभी 7 साल से लागू हुए हैं, वो क्या निर्माण में हुआ, क्या वो धरातल पे आया, क्या उसका फ़ायदा हुआ जनता को, क्या उसमें काम चल रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। सब योजनाएं परियोजनाएं जो है बोला गया और उसको उद्घाटन हुआ, बहुत सारे करोड़ों करोड़ अरबों रुपया खर्च हुआ और हमारे जो भारत के हर जनता है उस पर एक बहुत बड़ा उधार, बहुत बड़ा कर्ज बढ़ता जा रहा है। यहाँ का आर्थिक स्थिति जो है बहुत ही दयनीय होती चली जा रही है। हमसे जो बहुत पीछे था, जिस देश को हम लोगों ने पैदा किया, उसको हमने मुसीबतों में उनको साथ दिया। आज बांग्लादेश जो हमारा पड़ोसी देश है वो हमसे बेहतर हो गया है। उनकी आर्थिक स्थिति हमसे सुदृढ़ और सबल हो चुका है। तो ऐसे हालत में भारत, जहां वो विकास करना चाहिए था, भारत को विश्व में एक बड़ा मुकाम बनाना चाहिए था, गुरु बनना चाहिए था, और वो जो है चेले के काबिल भी नहीं है। तो ये जो है किस वजह से है, इस पे एक चिंतन और मनन करना चाहिए। जो लोग, बार बार मैंने कहा कि जो लोग अंधभक्ति में, जो लोग जो है जिस तरह से अंग्रेज़ों को साथ दिया, बाकी लोगों को साथ दिया और चमचागिरी किया, उन चीज़ों को छोड़ दें, देश के हित में, समाज हित में सोचें और भ्रष्टाचार से जो है दूर रहें। भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की कोशिश करें, एक ईमानदारी का एक रास्ता बनाएं। और आज हमारे जो भ्रष्टाचार जो है सबसे ज़्यादा जो त्रस्त है, वो हमारे समाज का सबसे गरीब व्यक्ति, जो नीचे तबके के लोग हैं, वो भ्रष्टाचार के शिकार बनते हैं और जो हमारे जो बड़े लोग हैं उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो इस तरह से हमारे देश में गरीबी रेखा के किनारे खड़े लोगों की संख्या जो है वो 25% से ज़्यादा होता है। इतनी बड़ी विडंबना है कि जो लोग अपने कार्यालय में दिन भर में कम से कम 100 से 200 रुपये तक का पानी पी जाते हैं, बिसलरी बोतल पी जाते हैं, जो लोग 20 रुपये से 30 रुपये और 40 रुपये कमाने वाले व्यक्ति होते हैं, उसको गरीब नहीं माना जाता। जिन लोगों के ऊपर कानून बनाने का और उसके पालन कराने का दायित्व है, वे लोग एसी कमरे में रहते हैं और एसी
कमरों में कारों में चलते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर और पाश्चात्य व्यंजनों का लुत्फ़ उठाते हैं। वे लोग यदि देश में गरीबों के लिए मानक तय करेंगे तो इससे भला नहीं हो सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि भ्रष्टाचार को दूर करने से पहले व्यवस्था की खामियों को दूर करना होगा और व्यवस्था में फैली सनाड़ जो गंदगी है को निकाल फेंकना होगा, तभी कुछ किया जा सकता है। भारत ही नहीं अपितु दुनिया भर के देशों में ऐसा करने की ज़रूरत है। फिलीपींस के तत्कालीन शासक फर्डिनांड मार्कोस पर यदि करोड़ों अरबों डॉलर भ्रष्टाचार से जमा करने का आरोप है, तो भारत में भी बहुत सारे 2G, कॉमनवेल्थ और आदर्श सोसाइटी घोटाला ऐसे बड़े बड़े लोगों के लिप्त होने की बात सामने आई। अब तो चीन जैसे देशों में भी भ्रष्टाचार की बात आम हो चुकी है। वहीं अगर देखा जाए तो सोवियत संघ के विघटन के बाद अस्तित्व में आए अफ्रीकी देशों में कुछ को छोड़कर ज़्यादा देशों की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। हर तरह जगह भ्रष्टाचार ने व्यवस्था पर गहरा आघात किया है। सरकारी पदों पर रहते हुए निजी लाभ के लिए किया जाने वाला कार्य अनैतिक माना जाता है और ये उच्च स्तर का भ्रष्टाचार माना जाता है। राजनीतिक भ्रष्टाचार जहां बढ़ जाता है वहां पर हर तरह के भ्रष्टाचार पनपने लगते हैं। राजनीतिक भ्रष्टाचार से लोग ये समझने लगे हैं कि जब ऊपर वाले लूट रहे हैं तो हम क्यों शांत बैठें। इस तरह की सोच जब लोगों के मन में विकसित होने लगती है तो स्थिति अत्यंत ही विकराल हो जाती है। आज पूरी दुनिया में भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक सशक्त क्रांति की ज़रूरत है। विभिन्न देशों में समय समय पर सत्ता परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन के लिए बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई हैं। भ्रष्टाचार के लिए आंदोलन जरूर हुए हैं, परंतु इन आंदोलनों ने क्रांति का रूप नहीं लिया है। भ्रष्टाचार पर लगाम की शुरुआत घर से होनी चाहिए। भ्रष्टाचार व कुछ झूठे फरेब की शुरुआत घर से ही होती है। छोटे बच्चे पहले जब छोटी छोटी गलतियां करते हैं तो माँ बाप उसे हंसकर टाल देते हैं। इससे बाल मन को इस प्रकृति को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। पहले बच्चा टॉफ़ी या चॉकलेट के लिए झूठ बोलता है, बाद में वह पैसे के लिए झूठ बोलने लगता है। आगे चलकर यह बच्चा स्कूल जाने के लिए झूठ बोलने लगता है। जो बच्चे पढ़ने में कमज़ोर होते हैं वे स्कूल जाने से कतराते हैं, इसके लिए वे तरह तरह के बहाने बनाते हैं। विडंबना तो यह है कि ज़्यादातर माता पिता बच्चों की इस हरकतों को भली भांति परख लेते हैं, परंतु वे बच्चे से लाड़ प्यार से इतने वशीभूत होते हैं कि वो उनकी गलतियों को ठीक करने वे बच्चों को उचित सलाह समझदारी आ जाए इसके लिए वो नहीं देते। इस तरह से माता पिता की या अभिभावक का यही नज़रिया आगे चलकर बच्चों के लिए घातक सिद्ध होता है। ज्यों-ज्यों उम्र बढ़ती है बच्चे अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए गलत रास्तों का इस्तेमाल करने लगते हैं। युवावस्था में पहुंचने के बाद माता पिता या अभिभावक जब उन बच्चों पर रोक लगाने की कोशिश करते हैं तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि बच्चे को गलत राह पर जाने के लिए कौन जिम्मेदार है, माता पिता जिम्मेदार है या बच्चा स्वयं जिम्मेदार है। इस पर विचार करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि इससे में गलती माता पिता की होती है, क्योंकि बालावस्था में बच्चों का दिमाग काफ़ी कोमल होता है, उन्हें लुभावनी चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है, भले ही वह गलत हो। यदि माता पिता बचपन से ही बच्चों को सच्चा इंसान बनाने के प्रति सचेत हो जाए तो तमाम तरह की परेशानियों से बचा जा सकता है। माता पिता की लापरवाही से यही बच्चा जो बचपन से में भ्रष्ट तरीके अपनाकर तोतली बातों से और बाल सुलभ हरकतों से अपना काम निकालता रहता है, आगे चलकर भ्रष्टाचार के माध्यम से समाज में आगे बढ़ने के प्रयास में लग जाता है। इसी तरीके से यह देखा जाए तो माता पिता अन्य तरह की हरकतों और गतिविधियों से बच्चों के बाल मन में भ्रष्टाचार जैसी बीमारी को खूबसूरती के साथ पिरो देते हैं। उदाहरण के लिए पिता अपने बच्चों से झूठ बोलने को कहता है और वह जो है शान बघारता है। तो ये सारी चीज़ें जो है भ्रष्टाचार का हिस्सा है और आगे काम हो रहा है। हम इस पे जो हम लगातार आपको भ्रष्टाचार और मानवाधिकार जो हमने किताब लिखी, जो दूसरी किताब है, उससे पहले मानवाधिकार सुशासन की बातें आपसे की थी, भ्रष्टाचार होगी, उसके बाद मैंने आतंकवाद की किताब लिखी थी, फिर मानवता को लिखी थी और हज़ारों मैंने मैगजीन्स जो लिखे हैं उनकी सारी कोर्स आपको समय समय पर बताएंगे। लेकिन जो आज ये हमारे सिर्फ 2 दिन बचे हैं,
साल का ये जो पुनौती वाला भरा साल, जिसमें बहुत सारे हमारे जो है मध्यम वर्ग को कमर तोड़ दिया, आर्थिक रूप से टूट गए। जिन लोगों के पास जो कुछ पैसा बचा हुआ था, कुछ सेविंग था, चाहे वो बीमारी के लिए हो, चाहे शादी विवाह के लिए हो, या अन्य कोई प्रॉपर्टी और कुछ और कामों के लिए हो, उन सब तमाम चीज़ें उनके खर्च हो चुके हैं। अब तो कुआं खोदो और पानी पियो की स्थिति में लोग आ गए हैं। और ये सब का सब कि जिम्मेदार आखिर होता कौन है? वही है जो हमारे शासक और प्रशासक है, जो देश को चलाते हैं, जो राजा होते हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। तो ये लोग जो है जिम्मेदार होते हैं। जनता जो है भोली भाली होती है, वो तो कहती है कि भाई हमने अपना जनप्रतिनिधि चुना है, वो हमारे चौकीदार है, सेवक है, वो देख रहा है, और हमें जो है अपना खेती करना है, हमें काम करना है, हमें थोड़ा जो टैक्स देना होता हम दे रहे हैं, तो हमें जो है सुख सुविधा और शांति अमन हमें मिलना चाहिए। लेकिन उन्हें शांति नहीं मिलता। उनको जो है उसके बदले में उनको पिछवाड़े पे डंडे पड़ते हैं, उनको शोषण किया जाता है और उसको दबाया जाता है, और उनको जात धर्म ऊंच नीच और तरह तरह से अलग अलग कई तरह की रास्ते अपना करके उसको जो है तोड़ा जाता है समाज को, और शासन चलाने के लिए किया जाता है। आज शासन जो है, आज जो डेमोक्रेसी है, वो आम जन के जो है बस की चीज़ नहीं रहा, वो बहुत दूर चला गया है। क्योंकि लोकतंत्र जो चुनाव है वो बहुत ही खर्चीला हो गया है। जो लोग चुनाव में उतरते हैं वो करोड़ों करोड़ रुपया खर्च करते हैं, करोड़ों करोड़ पानी की तरह बहाते हैं। हालांकि इलेक्शन कमीशन का एक मापदंड होता है, वो सीमा होती है, लेकिन वो सब जो है सिर्फ सीमा है, सिर्फ कागजों में है। और जो पार्टियां हैं बड़ी, वो जो है जो उनकी सीमाएं हैं उनसे सैकड़ों हजारों प्रतिशत ज़्यादा वो खर्च करते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है उस पर जो है नोटिस या कुछ बातें करती है और उस पर कोई एक्शन नहीं होता, तो वो सिर्फ दिखावा हो जाता है। और जो लोग, जिनके पास पैसा नहीं है, जो लोग अपना सबल नहीं है लेकिन वो ज्ञान रखते हैं, वो समाज को अच्छा सुधारना चाहते हैं, उनके पास पैसे की हमेशा कमी होती है, और इस तरह से वो जो है टूटते हैं और वो समाज के मुख्य धारा में नहीं आते। जो हमारे कॉरपोरेट हाउस हैं या जो विदेशी ताकतें हैं, वो लोग भी उन्हीं लोगों को, वो उन्हीं गैंगों को पैसा देती है, जो लोग जो है देश को लूट सके और उनको फ़ायदे पहुंचा सके। आज भी जो भारत के अंदर जो समस्या है, वो जो आज जो कॉरपोरेट हाउस को, कुछ चंद कॉरपोरेट हाउस को जो सरकार सपोर्ट कर रही है, साथ दे रही है, वो इसलिए दे रही है क्योंकि वो जो है इलेक्शन में और उनको घूमने टहलने में, विदेशों के भ्रमण में सारे पैसे वो खर्च करते हैं। और यही वजह है कि आज हमारा जो है जनता त्राही त्राही मचा रहा है। आज हमारे अन्नदाता किसान जो है अपने अधिकारों के लिए सड़कों पे बैठा हुआ है। वो अगर अपने खर्चों से अगर वो कंबल, अपना खाना, अपना सारा कुछ व्यवस्था कर रहे हैं, लोग जो है स्वयं से संगठन है, बाकी लोग उनको सहायता और मदद कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि ये तो बड़े मज़े में रह रहे हैं। लेकिन वो ये नहीं देखते कि वो जो जनता का, ये किसान का जो टैक्स ले करके जो एसी रूम में रह रहे हैं, हीटर में रह रहे हैं, बड़े बड़े बंगलों में रह रहे हैं, वो जो है वो क्या कर रहे हैं? वो अपने बंगलों में नहीं झांकते, बल्कि ये कहते हैं कि किसान मज़े में बैठे। तो बड़ी हैरानी होती है ऐसी सोच में, ऐसी बातों में। तो इसलिए हमने कहा कि किसानों की जो अन्नदाता है वो हमारा उसको साथ होना चाहिए। और जो सरकार जो नहीं सोचती है, जो उनको नहीं पता कि परिवार क्या होता है, बच्चे क्या होते हैं, बीवी क्या होते हैं, हमारी माँ बहनें क्या होती हैं, क्योंकि ये सब के सब कुमारे हैं और शादी नहीं किया है, तो इनको जो है सामाजिक सरोकार से इनका ज़्यादा वास्ता नहीं है। ऊपरी तौर पे थोड़ा ज्ञान हो, ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये गहराई से इन्होंने कष्ट नहीं झेला है, समस्याओं का सामना नहीं किया है। तो इनको जो है चीज़ों को समझना चाहिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए समाज ना टूटे। ये जो जात पात या बाकी ऊंच नीच, ये सब चीज़ बेईमानी है, ये सब चीज़ें व्यापार और अपने सहूलियतों के हिसाब से लोगों ने बना दिया है। लेकिन हर मानव जो पृथ्वी पे है, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे वो श्रीलंका में हो, किसी भी देश में रहता हो, वो मानव है। और मानवीय मूल्यों को बचाने के लिए जो हमने ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन ने और अहरा नेशनल पार्टी ने जो मुहिम उठाया, जो 1987 से लगातार काम कर रहे हैं, उसको हमने कहा कि सेव लाइफ ऑफ अर्थ, कि पृथ्वी के ऊपर जितने भी जीव हैं, चाहे वो मनुष्य हैं, चाहे वो पानी में जलचर हैं, चाहे वो हमारे जो वनस्पति हैं, उन तमाम लोगों की जीवों का संरक्षण होनी चाहिए। जो सिस्टम है, जो हमारे
जो प्रकृति ने बनाया है उसको हम खूबसूरती से उसका आनंद उठाएं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता और हम उस प्रकृति के विरुद्ध जाते हैं और वहाँ हमें जो है महामारी और तरह तरह की हमें परेशानियाँ झेलना पड़ता है। और उस हालत में जो चंद लोग हैं, जो तथाकथित लोग हैं, वो डराते हैं और कहते हैं कि ये सब कुछ जो हो रहा है तुमने भगवान को नाखुश किया है, तुमने गॉड को जो है खुश नहीं रखा है, तो इसके लिए पूजा करो, इसके लिए चढ़ावा चढ़ो। तो वो जो गरीब है वो और गरीब होता है और इस तरह से जो है चंद लोग जो है उसके मज़े उठाते हैं। तो इन तमाम चीज़ों से बचना होगा और मनुष्य को, मानवता को बचाने के लिए प्यार और मोहब्बत के साथ काम करना होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम और आप कहीं ना कहीं दोषी हैं और इसकी जो सज़ा जो प्राकृतिक देगी और देते रहती है वो देगी। और इसके लिए जब है तो आप मचाते हैं तो ये आप है तो ना मचाएं, क्योंकि प्रकृति तो आपसे बदला लेगी ही लेगी। तो इस तरह से आप हमको अब अच्छे तरीके से सोच करके आगे हमें बढ़ना है। और ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन ने जब 1 जनवरी से इस साल में 2020 में जब कोविड-19 की अनाउंसमेंट हुई या जो भी हुआ, तब से भी काम करते रही है लगातार। कभी भी अहरा ने अपना ऑफिस बंद नहीं किया अपने स्टाफ के माध्यम से। हालांकि हमारे कुछ स्टाफ कोरोना की डर से अपने घर चले गए, लेकिन हमारे कुछ स्टाफ जो है लगातार काम करते रहे। हम लोगों ने काम किया, कुछ बीमारियां भी हम लोगों ने झेली, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों ने काम किया और जहां कहीं भी हमें ज़रूरत पड़ी लोगों की सेवा करने के लिए हम लोग करते रहे। हमारे जो 36 राज्यों में हमारी जितनी भी कमेटियां हैं, जितने भी सेंटर्स हैं, उन्होंने अपने अथक प्रयास से कोविड-19 के वक्त में लोगों को खाना दिया, लोगों को कंबल दिए, लोगों को चप्पल दिए, लोगों को और तरह की दवाइयाँ दिए और उनको मदद करते रहे। कई जगह कैंप्स किए, टेस्ट का मेडिकल टेस्ट की कैंप किए और करते रहते हैं। तो इस तरह से हमारे जो है कई राज्यों में लोगों ने अच्छे काम किए हैं। तो लगातार हम लोग जो है बिना डरे, बिना सहमे जो है महामारी से हम लोगों ने मानवता को बचाने के लिए काम किया। हम लोग जो है सरकार से किसी तरह का ग्रांट और डोनेशन नहीं लेते, हम अपने ही कंट्रीब्यूशन से काम करते हैं। लेकिन हमारे जो काम करने का जो तरीका है वो संवैधानिक तरीका है। बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो नाम तो रख लेती है, अलाउद्दीन नाम तो रख लेती है, ह्यूमन राइट्स नाम तो रख लेती है, इंटरनेशनल, और अब तो बहुत सारी जगह हमने सुना कि कमीशन भी लोग लिख रहे हैं, जबकि कमीशन जो है सिर्फ भारत सरकार का है। NHRC है जो अहरा के ही अथक प्रयास से 1993 में बना और कमीशन सिर्फ भारत सरकार लिखती है। लेकिन बहुत सारी NGO, बहुत सारी संस्थाएं अपने को कमीशन और कमीशन लिखने लगी है। वो किस तरह से लिखती है, कहाँ उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है, फॉल्स है या सही है, इस बात पे मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन सरकार अपने तरीके से काम करती है, समझ में अपने तरीके से काम करती है, लेकिन सभी को अपनी सोच और समझ से अपने को आगे बढ़ना चाहिए। और मैंने बार बार कहा कि जो लोग अहरा से और हमसे कोई मदद चाहते हैं, हम उनको मदद करने के लिए तैयार हैं, उनको सलाह देने के लिए तैयार हैं। उनको अगर 500, 1000 कुछ पैसे की ज़रूरत है तो वो भी हम लोग आर्थिक मदद करने के लिए तैयार हैं। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बस आज इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे। आपका डॉक्टर इमदुआ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।